अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की 3 बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज के हवाले से। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हो, कंट्रोवर्सी तो होना तो लाजमी है, और बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सीज कैसे नहीं होंगी। यहाँ पर तो आए दिन ही कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। एक तरफ इनकी जो रीसेंट मूवीज आ रही हैं वो फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही हैं, दूसरा कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। साजिद खान बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक नाम है, फराह खान के ये भाई हैं, एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं ये। और मजे की बात ये है कि इतना ये अपने काम की वजह से मशहूर नहीं है जितना ये अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से जाने जाते हैं। आजकल ये बिग बॉस में बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट हैं और बिग बॉस 16 में आने का मकसद इनका यही था कि जो इनके ऊपर सारे एलिगेशंस हैं या जो इनके ऊपर बदनामियों के दाग लगे हुए हैं, ये बिग बॉस 16 में आके उसको धो लें। बहुत सारे लोगों का इस हवाले से नेगेटिव रिस्पांस भी आया कि उनको बिग बॉस 16 में क्यों इनवाइट किया गया। बहुत सारे लोग उनकी सपोर्ट में भी बोल रहे हैं। अच्छा, 2018 में जब मी टू मूवमेंट चली थी, उस वक्त इनके ऊपर भी मी टू मूवमेंट चलाई, किसी ने किसी और की वजह से चलाई, लेकिन सारा जो नजला था वो इनके ऊपर गिरा था। उसकी वजह ये थी कि जब मी टू मूवमेंट चली तो और बहुत सारे लोग निकल के आए, बहुत सारे जो लड़कियां थी, एक्ट्रेसेस थी, सेलिब्रिटीज थी, वो बाहर आई और उन्होंने भी कहा हैशटैग मीटू के साथ कि हमारे साथ भी हैरेसमेंट हुई है और साजिद खान ने की है। और नाज़रीन, एक ना दो, पूरी 8 से 10 लड़कियों ने इनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए थे, जिसके बाद इनका करियर डूब गया। इनकी डायरेक्शन में बनने वाली जो बिगेस्ट मूवीज थी वो है हमशक्ल्स, हेलो बेबी और हाउसफुल। इनकी ये मूवीज हिट गई थी। इनके बकौल ही कि 2018 से पहले तक इनका करियर बहुत स्मूथ चल रहा था, इनकी लाइफ बहुत पुरसुकून चल रही थी, लेकिन अचानक ही मी टू मूवमेंट की वजह से इनका करियर तबाह हो गया। और इनका कहना यह भी था कि जब इनका करियर बहुत पीक पे था तो उस वक्त ये बहुत प्राउडी भी हो गए थे। इंटरव्यूज वगैरह में किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, उल्टे उल्टे जवाब देते थे, और ये सारे इनके अपने अल्फाज है कि ये इस तरह के हो गए थे। आसमान से जमीन पे आते हुए टाइम तो लगता नहीं है, तो इनके साथ भी यही हुआ, इनका करियर एकदम बैठ गया। अब जब ये बिग बॉस 16 में आए तो इन्होंने बताया उसके प्रीमियर में कि ये 4 साल से घर बैठे हुए थे, इनके पास कोई काम नहीं था, बड़ी मूवीज तो क्या, इनके पास छोटी मूवीज भी नहीं थी। तो नाज़रीन, 2018 में जब ये मी टू मूवमेंट चली थी तो उसके बाद जब वो एक्ट्रेसेस वगैरह सामने आई, उन्होंने इनके ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगाई, तो थोड़े अरसे बाद ये मामला दब गया था। लेकिन क्योंकि अब ये बिग बॉस 16 में नजर आ रहे हैं तो वो सब मामला दोबारा से एक तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ लिए गए हैं और वही सारे मामला दोबारा से सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से इनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस पे कोई भी इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। उर्फी जावेद एक एक्ट्रेस हैं जिनका कहना यह था कि इन्होंने जो भी ये सब कुछ किया है उस पर इनको कोई किसी किस्म का गिल्ट नहीं है, इन्होंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी और उल्टा ये अपने वो जो सारे एक्ट थे, वो सारे जो जेस्चर्स थे, उनको ये डिफेंड करते हैं कि मैंने गलत थोड़ी किया है। तो आजकल ये खबरों की जीनत बने हुए हैं और बहुत ज्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, बॉलीवुड की सेकंड बिगेस्ट कंट्रोवर्सी जैकलीन फर्नांडिस के हवाले से है। इनके साथ ही एक नाम सामने आया था, सुकेश चंद्रशेखर का। ये एक मॉडर्न कॉनमैन जाने जाते हैं। कॉनमैन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताती हूँ। कॉनमैन एक ऐसे फ्रॉडी शख्स को कहते हैं जो बहरूपिया भी होता है और वो आपसे इतनी नफासत से आपके साथ खेल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ हुआ क्या है। तो सुकेश जो है वो इसी तरह का एक शख्स है। 2006 में मैट्रिक यानी कि 10th क्लास में ये स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे और इनके दोस्तों का कहना था कि ये जब आते थे स्कूल तो ये इतनी शानो शौकत से आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में और प्रॉपर सूट बूट में, महंगे सूट्स में ये आते थे और ये तब से ही थोड़े से इसी टाइप के थे जिस तरह का मैंने आपको बताया कि मॉडर्न कॉनमैन इनको कहा जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के बहुत माहिर थे, इनको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी तरह पता था और ये बहुत काबिल थे उस फील्ड में कहने या उस सब्जेक्ट में कहने आप। तो इन्होंने करोड़ों के घपले किए हैं। ये इनके पास तकरीबन 200 करोड़ का इन्होंने रिसेंट एक फ्रॉड किया था। एक खातून थी किसी बड़े बंदे की, उनको इन्होंने हेल्प की थी उनके हस्बैंड का कोई केस सॉल्व करने में, जिसकी वजह से ये केस ओपन हो गया और 200 करोड़ का पता चला कि इन्होंने वहां पर उनसे 200 करोड़ लिए हैं उन खातून से। और उसके बाद जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि बहुत सारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ इनके बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स रहे हैं। अच्छा, इसमें एक नाम तो था नोरा फतेही का, दूसरा जैकलीन फर्नांडिस का।
जैकलीन को तकरीबन 10 करोड़ के करीब इन्होंने गिफ्ट्स दिए हैं, 10 करोड़ की मालियत के गिफ्ट्स दिए हैं, जिसमें अरेबियन हॉर्स, पर्शियन कैट्स और डायमंड की ज्वेलरी और बेशुमार गिफ्ट्स थे। और जैकलीन के साथ साथ इन्होंने जैकलीन की फैमिली को भी बहुत महंगे महंगे तोहफे दिए। उसके बाद जब ये सारे मामला इन पे चल रहे थे, इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो जैकलीन को भी उस केस में घसीट लिया गया, जैकलीन से भी इन्वेस्टिगेशन की गई और ये भी सुनने में आया कि जैकलीन के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट भी आ गए थे और जैकलीन ने फिर भागने की भी कोशिश की मुल्क से। अच्छा, कुछ लोगों का भी ये कहना है कि जैकलीन को तो पता ही नहीं था कि वो कॉन मैन है, वो एक फ्रॉडिया है, लेकिन फिर बात यह है कि एक इतना इश्तेहारी मुजरिम है जिसपे तकरीबन 15 के करीब FIR कटी हुई हैं, तो उसके बारे में आपको कैसे नहीं पता होगा। आर्टिकल्स भी छपते हैं, इस तरह के जो इश्तेहारी मुजरिम होते हैं उनके खिलाफ आर्टिकल्स भी छापे जाते हैं, मीडिया पे भी बहुत सारी कवरेज होती है उनके खिलाफ, लेकिन जैकलीन का कहना है कि उनको इस बारे में नहीं पता चला। अच्छा, ये कोई एक मिसाल नहीं है, हमारे पास बॉलीवुड का अगर हम माजी खंगालें तो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि जो एक्ट्रेसेस हैं उनका ये जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं या ये इस तरह के जो लोग होते हैं गैंगस्टर्स वगैरह, इनके साथ इनका माजी में भी बहुत ज्यादा चर्चे रहे हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस के उनमें जिस तरह नाम है, प्रीति जिंटा का नाम है, करिश्मा कपूर को भी एक अंडरवर्ल्ड के डॉन की तरफ से धमकी दी गई थी एक बार, और इस तरह बेशुमार नाम और भी हैं जो इसी तरह की एक्टिविटीज में पाए गए, उनको इस तरह की एक्टिविटीज के साथ जोड़ा गया था। अब जैकलीन फर्नांडिस इस वजह से उस केस में मुलव्वस हो तो गई हैं, लेकिन अब देखना यह है कि उनका क्या बनेगा, उनको उनके ऊपर किस तरह का मुकदमा दायर किया जाए, क्या वो इस केस से बाइज्जत बरी हो जाएंगी, ये जो एलिगेशंस लगी हैं क्या ये उनके ऊपर से खत्म कर दी जाएंगी, तो ये तो हमें आने वाले वक्तों में जाकर पता चलेगा। नाज़रीन, उर्वशी रौटेला, तीसरा नाम जो हम तीसरी बिगेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे हैं वो है उर्वशी रौटेला के हवाले से। उर्वशी रौटेला को सभी जानते हैं, लव डोज गाने से हिट होने वाली ये जो एक्ट्रेस हैं, ये जो मॉडल हैं, आजकल ये खबरों की जीनत बनी हुई हैं और ये हर दूसरे क्रिकेट प्लेयर को चेस करती हुई नजर आती है, स्टॉक करती हुई नजर आती हैं। अच्छा, पिछले दिनों एक जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, पिछले महीने की बात है, तो ये स्टेडियम में मैच देखने गई हुई थी। वहां पर किसी फैन ने एक नसीम शाह की जो है ना पिक्चर या वीडियो बना ली, एक छोटी सी, जिसमें वो स्माइल कर रहे थे, और जैसा कि सब जानते हैं नसीम शाह की स्माइल बहुत ही प्यारी है, तो वो एक फैन ने वो पिक्चर ले ली, वीडियो बना ली। उसके बाद फिर उर्वशी का भी रिस्पॉन्स आगे से आ रहा था थोड़ा सा, तो वो उर्वशी की भी उन्होंने वीडियो बना ली और फिर उसको एडिट करके इंस्टाग्राम स्टोरी पर वो वीडियो लगाई गई। फिर जब उर्वशी ने देखा वो जो वीडियो थी वो अपनी स्टोरी पे कॉपी कर ली। उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारी बातें सामने आई कि जिस तरह उर्वशी को क्रश है नसीम शाह पे, उर्वशी ने इंस्टाग्राम पे नसीम शाह को फॉलो भी किया और ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई। लेकिन एक इंटरव्यू में जब नसीम शाह से पूछा गया कि उर्वशी रौटेला तो आपकी फैन निकली, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या आप उर्वशी रौटेला को जानते हैं, तो उनका एकदम रिएक्शन आया कि मैं तो नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कौन है और ये क्या हो रहा है। जिसके बाद उर्वशी को अपनी थोड़ी सी इंसल्ट फील हुई और उर्वशी ने वो जो फॉलो किया था नसीम शाह को अनफॉलो कर दिया और एक फिर से स्टोरी लगाई, एक स्टोरी पोस्ट की इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये तो एक फैन मेड एडिट थी और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरी टीम को अच्छी लगी तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल पे या मेरी आईडी पे वो कॉपी कर ली, वहां पर भी वो पोस्ट कर दी गई, तो ये फैन की हरकत थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और मेरा ऐसा कोई क्रश भी नहीं है। अच्छा, उर्वशी उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने एक और इंस्टाग्राम पे पिक्चर पोस्ट की जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन लिखा कि फॉलोड माय हार्ट एंड इट लेड मी टू ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, अब इस पिक्चर के पीछे जो स्टोरी है वो जुड़ी है ऋषभ पंत से, जो एक इंडियन क्रिकेटर हैं। अच्छा, उन दिनों मैचेस हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में और जो उर्वशी है वो वहां पर पहुंच गई मैच देखने और उन्होंने कैप्शन इतना लगाया कि फॉलोड माय हार्ट एंड इट लेड मी टू ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद और उनके बेशुमार इस तरह के उन्होंने पोस्ट शेयर की, उन्होंने ऐसी पिक्चर्स लगाई ऐसे ऐसे कैप्शंस के साथ कि आप सोच ही सकते हैं उसका मतलब क्या होगा। और उसके बाद उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि जो इंटरव्यूअर था उसने क्वेश्चन कुछ किया और जो उर्वशी का जवाब था वो कुछ आया जो रेलेवेंट नहीं था, जो कहीं से मैच नहीं कर रहा था उस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये था कि क्या आपके साथ कभी ऐसा वाकया पेश आया है कि किसी ने आपको प्रपोज किया हो और आपको उसको पोलाइटली मना करना पड़ा हो, जिसके जवाब में उर्वशी ने कहा कि एक दफा जो आरपी, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बस आरपी बोला, ये जो आरपी हैं वो मेरा वेट कर रहे थे होटल की लॉबी में और वो मैं जो है ना, मुझे नींद आई थी, मैं अपने रूम में जाकर सो गई और आरपी ने मुझे 17 या 18 कॉल्स की, यानी कि
काफी ज्यादा उन्होंने कॉल्स की, लेकिन मैं तो नींद में थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। इस तरह की उन्होंने बात की, जिसके बाद जो इंटरव्यूअर था वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि बाजी मैंने सवाल क्या किया, आप मुझे जवाब क्या दे रही हैं। लेकिन खैर ये जो बात है, अब उन्होंने इनिशियल्स दिए आरपी, अब आरपी फॉर ऋषभ पंत, तो लोग तो जाहिर सी बात है समझ ही गए। लेकिन जब ऋषभ पंत तक ये बात गई तो उन्होंने एक स्टोरी लगाई कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें, मुझे बख्श दें, क्योंकि वो हर जगह उनको फॉलो करती हुई नजर आती थी और इस तरह के जो कैप्शंस लगा रही थी। उसके बाद उनका ये रिस्पॉन्स आया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊं कि नॉर्मली होता यह है कि अगर किसी को इस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाता है, आप किसी के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाओ। अब ऋषभ पंत वहां पर उनसे मिलने गए थे या नहीं गए थे ये हमें नहीं पता, लेकिन वो एक जो वाकया बता रही थी वो बगैर नाम लिए भी बता सकती थी, लेकिन उन्होंने इनिशियल्स बताना जरूरी समझा ताकि लोगों को एक हिंट मिल जाए। अब ऋषभ पंत का कोई खास रिस्पांस नहीं आया, लेकिन जब ये सारी बातें ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बख्श दें और मेरा पीछा छोड़ दें। जिसके बाद उर्वशी को आ गया फिर से गुस्सा और उर्वशी ने फिर इस तरह की पोस्ट लगाई कि नहीं मैंने आपके बारे में तो बात ही नहीं की थी, मैं तो किसी और के बारे में बात कर रही थी। और उर्वशी को जो सोशल मीडिया हमारे एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया यूजर्स की जानिब से दी स्टॉकर का जो है ना टैग मिला हुआ है कि वो स्टॉकर हैं। अच्छा, उस पर उर्वशी का कहना यह है कि मुझे खामखा बुली किया जा रहा है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। हालांकि ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग के जो है ना टैक्टिक्स हैं और कोई बात नहीं है, उनको अटेंशन सीक करना है, उनको बस लाइमलाइट में रहना है तो वो जिस तरह मर्जी रहें। तो वो अब इस तरह रह रही है कि वो क्रिकेटर्स को फॉलो करती नजर आ रही है और ये एक बहुत बड़ी जो है ना कॉन्ट्रोवर्सी बनी थी। और अब उर्वशी कहती है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। आई थिंक जो ऋषभ पंत है उन्होंने उर्वशी को ब्लॉक भी कर दिया था इसी सारे मामले पे कि आप बिला वजह मेरा नाम क्यों ले रही हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर बात यह है कि नाम बिला वजह लड़की का लिया जाए या लड़के का लिया जाए, बात दोनों तरफ से ही गलत है, क्योंकि इज्जत लड़कों की भी होती है जिस तरह लड़कियों की होती है। हम तो अब जो ऋषभ पंत है वो इस बारे में ज्यादा इसलिए भी नहीं बोल रहे कि एक लड़की इन्वॉल्व है, वो बिना वजह की सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगा देगी और उनके लिए मसला बन जाएगा, इसलिए वो चुप है। लेकिन उर्वशी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और वो यही सारा कुछ जो है करती जा रही है। अब देखते हैं उर्वशी का अगला टारगेट कौन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।